हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज से हम इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में इससे बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूर्णतः जो देखो तो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत आता है। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे और मेरा ये दावा है कि अगर हमारे साथ रहेंगे, आप लगातार वीडियो देखेंगे तो हम सारा का सारा जो सिलेबस है वो पूरा करेंगे इसमें, और उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ रहें हमारे। तो आज का टॉपिक हमारा है वो 18 सितंबर क्रांति, विद्रोह 1857 ऑफ रिवोल्ट, ऐसे तमाम नामों से जानते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम जब इस क्रांति को हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका स्वरूप कैसा था, कौन कौन से वो कारण थे, किस तरीके से ये फैली थी, कहाँ कहाँ फैली थी और किन किन लोगों ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पूरी सिस्टम को, इस क्रांति को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसके कारण जानेंगे, कारण के बाद इसके उद्भव पर आएंगे, फिर इसके विस्तार को देखेंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आज अध्ययन का जो विषय है वो किस तरीके से है। तो हम देखेंगे 1857 की क्रांति को हम जिन चरणों में विभाजित करेंगे फिर पढ़ेंगे, वो चरण हम पहले देख लेते हैं ताकि अध्ययन की दृष्टि से हमें आसानी हो, सुविधा हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कारण कि आखिरकार वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी महान घटना घटी। कारण के बाद इसके हम देखेंगे उद्भव, कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हुई और फिर किस तरीके से इसका विस्तार हुआ। तो उद्भव के बाद हम जानेंगे इसके विस्तार के बारे में। विस्तार के बारे में जानेंगे। विस्तार में हम उन सभी जगहों को लेंगे जहां पर ये हुआ था, तो उन केंद्रों को, जिन्हें बोलते हैं क्रांति के केंद्र, तो वो केंद्र देखेंगे और साथ साथ में हम देख लेंगे इन केंद्र के कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे। तो यहाँ पर हम नेतृत्वकर्ता को भी पढ़ लेंगे साथ साथ में। विस्तार के बाद हम देखेंगे कि इस क्रांति का परिणाम क्या था, तो इसके हम परिणाम देखेंगे। परिणाम से पहले इसके असफलता कारण देखेंगे हम कि असफल कैसे हुई थी, तो इसके हम असफलता के कारण देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि इस क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे। असफलता के बाद इसके हम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो इसके परिणाम या प्रभाव से भी देखेंगे। तो परिणाम या प्रभाव एक ही है, वो देखेंगे। और उसके बाद विद्वानों के मत, कि विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में क्या कहा है। भारतीय इतिहास के जो विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है, या जो पाश्चात्य जगत के जो विद्वान हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी हम इसमें पढ़ते जाएंगे। क्योंकि परीक्षा में ऐसे कथन देने के बाद वो पूछते हैं कि ये कथन किसने दिया है या किसने कहा है, तो उस पर हमें टिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हमारा कौन सा है, कारण। तो सबसे पहले हम इस क्रांति के कारण देखेंगे। कारणों में हम अगर देखें इसके, तो इस क्रांति के विभिन्न कारण थे, जिसमें इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ये कारण थे। साथ साथ में एक तत्कालिक कारण भी था, वो था चर्बी लगे हुए कारतूस। हालांकि कोई एक ही कारण इतनी महान घटना का उत्तरदायित्व नहीं हो सकता, फिर भी हम सबसे पहले इसके तात्कालिक कारण पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम देखेंगे इसके विभिन्न विभिन्न कारण। सबसे पहले हम देखते हैं इसका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारणों में हम बात करें तो चर्बी लगे हुए कारतूस इसका पहला और तात्कालिक कारण बताया जाता है। तो तात्कालिक कारणों में जो प्रथम है वो है चर्बी लगे हुए कारतूस। इसके विषय में आपको बता दूं, दिसंबर 1856 यानी कि दिसंबर 1856 में कंपनी की सेना में ब्राउन बेस बंदूकों को हटा करके एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। उनमें ये कारतूस इस्तेमाल होने थे जिनमें ऐसी अफवाह फैली, ऐसी खबर फैली थी कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बात सुनकर के सैनिक भड़क उठे और उन्होंने इसको मना कर दिया, क्योंकि इनके कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था, जो कि धर्म पर एक कुठाराघात जैसा था। तो ये इसका प्रमुख और पहला तात्कालिक कारण बताया जाता है, चर्बी युक्त कारतूस। चलिए चर्बी कारतूस से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिसके वजह लगनी थी, तो राइफल का नाम कौन था, एनफील्ड राइफल। एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं कि किन राइफल में इसका इस्तेमाल होता है, तो वो है एनफील्ड राइफल।
अब परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं घुमा के, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि हमारा जो अध्ययन का जो दायरा है वो सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रख करके ही है। किस तरीके से कंपटीशन में पूछेंगे और क्या क्या पूछेंगे उसके आधार पर ही हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ना हम यहाँ MA की डिग्री कर रहे हैं ना रिसर्च कर रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है। तो प्रश्नों के पैटर्न के आधार पर ही अध्ययन है। ठीक, तो पूछ सकते हैं एनफील्ड राइफल ये किसकी जगह पे आई थी, तो उस जो बंदूक का नाम था वो था ब्राउन बेस, तो उसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ब्राउन बेस बंदूक के जगह पे ये शामिल हुई थी आपकी एनफील्ड राइफल। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कब हुई थी, तो वो थी दिसंबर 1856, यानी कि दिसंबर 1856 में ये शामिल हुई थी। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, आई थिंक आया भी है ऐसा प्रश्न। तो ये इसका तात्कालिक कारण है, चर्बी युक्त कारतूस। ठीक, इसके पश्चात अगर हम दूसरे कारणों में हम देखें तो इसका दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है इसका सामाजिक पक्ष। तो सामाजिक कारणों को देख लेते हैं हम। सामाजिक कारणों में जो सर्वप्रथम है वो है भेदभाव। अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाते थे, न केवल आम जनमानस के साथ वरन सेना में भी जो अंग्रेज सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे उनके बीच भी वह इस प्रकार के भेदभाव दर्शाते थे। तो अंग्रेजों के जो भेदभाव का जो पहला कारण था वो था नस्ल भेद और रंग भेद। तो यहाँ भेदभाव से संबंधित दोनों हम पक्षों का अध्ययन करेंगे। भेदभाव, तो भेदभाव को दो तरीके से दर्शाया गया है, एक तो था रंग भेद गोरे और काले का, जबकि दूसरा था नस्ल भेद। वो कहते थे कि हमारी जो जाति है उनका जो नस्ल है वो दुनिया में सर्वोच्च है। तो दो प्रकार से था, रंग भेद और एक था नस्ल भेद, अर्थात गोरे अपनी नस्ल को ज़्यादा सर्वोच्च ज़्यादा अच्छा बताते थे। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था। इसके बाद इस सामाजिक कारणों में अगर हम और देखें तो कुछ ऐसे भी कारण थे जो हाल फिलहाल तो नहीं घटे थे, लेकिन पीछे लगातार ऐसी कुछ ब्रिटिश सरकार ने या कंपनी सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई थी जो भारत विरोधी थी, जिसकी वजह से आम जनमानस में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था। वो पूरा का पूरा एक एक करके उनके दिलों में समाहित होता रहा और बाद में चर्बी लगी हुई कारतूसों ने इसे चिंगारी के रूप में भड़का दिया और आई आखिरी में इतनी बड़ी क्रांति हुई। तो सामाजिक कारण में हम भेदभाव के बाद देखें तो सती प्रथा, सती प्रथा भी इसका प्रमुख कारण थी। कारण ये था कि भारतीयों को ऐसा लगता था कि अंग्रेज जो नियम कायदे बना रहे हैं उससे इनका सामाजिक ताना बाना है वो पूर्णतः कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए, उस डर की वजह से भी ये क्रांति हुई, ऐसा इन कारणों में शामिल किया गया है। तो सती प्रथा के बारे में हम देख लेते हैं। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रूल 17 यानी नियम 17 के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। सती का मतलब होता है पवित्र नारी। तो पवित्र नारी प्रथा को जब बंद किया गया तो जो आम भारतीय थे, जो इसके सपोर्टर थे, उनमें आक्रोश पैदा हुआ। साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, सती प्रथा को जो बैन किया गया था वो राजा राम मोहन राय की सिफारिशों पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये आप सती प्रथा 1829 और लॉर्ड विलियम बेंटिक और रूल 17 तैयार रखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे सती प्रथा के साथ साथ एक और प्रथा ऐसी थी जो अंग्रेजों ने प्रारंभ की, जहां इसे प्रतिबंधित किया था वहीं उसे उन्होंने प्रारंभ किया था, और वो है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह तत्कालीन समय में विधवाओं का पुनर्विवाह सही या अच्छा नहीं माना जाता था भारतीय समाज में, किंतु लॉर्ड कैनिंग जो कि तत्कालीन समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसे क्या किया, प्रारंभ कर दिया, इसकी अनुमति दी। विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने वैध घोषित किया, साथ साथ में इस विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतान को भी वैध घोषित किया। तो भारतीयों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक नियमों पर आघात कर रहे हैं। ये भी इस क्रांति का एक प्रमुख कारणों में से गिना जाता है। तो ध्यान रखिए आप लोग, विधवा पुनर्विवाह संबंध किससे है, लॉर्ड कैनिंग से। एग्जाम में खूब पूछते हैं, हो सकता है आपको मैचिंग में दे दें, तो विधवा पुनर्विवाह का संबंध किससे है, लॉर्ड कैनिंग से। तो इस तरीके से सामाजिक कारणों में भेदभाव के साथ साथ सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह ये भी आते हैं।
इसके पश्चात आइए अब हम देखते हैं इसके राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की राजहड़प नीति, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि और साथ साथ में लॉर्ड कैनिंग का ये घोषणा करना कि बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद दिल्ली का लाल किला उनके वंशज खाली कर देंगे और वह कंपनी की सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार की अभिन्न संपत्ति मानी जाएगी। इस प्रकार की जो घोषणाएं हुई थी उससे भी आम जनमानस में ऐसे लोग जो बहादुर शाह जफर के प्रति निष्ठावान थे उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो राजनीतिक कारणों को हम देखते हैं इसके करके। राजनीतिक कारण, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस क्रांति के कई पक्ष हैं, कई कारण हैं और एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर तत्कालिक कारण आए तो फिर चर्बी लगे हुए कारतूस पर ही आप करेंगे टिक। इसके अलावा आप देखें ये कौन सा कारण पूछ रहा है, तात्कालिक के अलावा वो सामाजिक पूछ रहा है या राजनीतिक या फिर धार्मिक। राजनीतिक कारणों में से जो प्रथम है वह है हड़प नीति। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी इसके प्रवर्तक थे। तो ये 1848 में आई और इसको लेके आने वाले थे डलहौजी या लॉर्ड डलहौजी, जो तत्कालीन समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। यहाँ बता दूं डलहौजी ने उनके शासनकाल में 2 काम और हुए थे, जिसमें से एक डाक विभाग और दूसरा रेलवे का विकास था। एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखें डल से आप कर लें, डी से डाक, यहाँ से डा से कर दें डाक विभाग और जो ला है तो रेल का आखिरी अक्षर ला बनता है तो ये रेल हो गया। तो डाक और रेल इन दोनों का विकास भी डलहौजी के समय में हुआ था। किंतु हम यहाँ पढ़ेंगे हड़प नीति थी क्या। डलहौजी ने ये इस नीति के तहत घोषणा की थी कि ऐसे सभी भारतीय नवाब अथवा नरेश अर्थात राजा जिनके कोई संतान नहीं है वह उत्तराधिकार के रूप में किसी और को गोद नहीं ले सकते। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी रियासत ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी अर्थात कंपनी के सरकार की अधीन होगी। इससे राजाओं में जो नवाब थे उनमें रोष व्याप्त था और साथ साथ में प्रजा में भी, जो प्रजा बार बार अपने नवाब और उनके वंशजों को अपना मालिक बनते हुए देखना चाहती थी, उन्हें भी लगा कि ये नियम गलत है। तो एक प्रकार से निष्ठावान लोगों में पूर्णतः जो आक्रोश था वो व्याप्त हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति है ये भी इसकी प्रमुख कारण बनी। दूसरे अगर हम कारणों में देखें तो सहायक संधि भी आती है। सहायक संधि, हालांकि सहायक संधि यहाँ पे जो नाम है वो लॉर्ड बेलेजली से है, किंतु मैं यहाँ बता दूं कि लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि के प्रवर्तक नहीं है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को सहायक संधि का प्रवर्तक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। किंतु हमारे इसका हिस्सा नहीं है तो मैंने यहाँ डुप्ले का जिक्र किया है, लेकिन मैं यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में। तो लॉर्ड बेलेजली, तो इनको भी तैयार रखिए आप। लॉर्ड बेलेजली, इसमें यह कहा गया था कि ऐसे सभी भारतीय नरेश अथवा नवाब जो कंपनी की सेना को अपने पास रखेंगे उसके बदले में सेना उनकी रक्षा करेगी, किंतु उन्हें उस सेना का पूरा खर्च वहन करना पड़ेगा। इस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीय नवाबों अथवा राजाओं को पंगु कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। और जब उनके पास उनकी सेना थी ही नहीं तो आप सोच सकते हैं कि जिनके पास खुद की सेना नहीं है वह दूसरों पर निर्भर है, भला वह क्या युद्ध करेंगे, वह शक्तिहीन है, वह पंगु हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो शासक वर्ग था जिन्होंने शुरुआत में उस सेना को अपने पास रखा, अपनी रियासत में रखा, उसका खर्चा वहन किया सिर्फ इस उद्देश्य से कि ये रक्षा करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तत्कालीन समय में जो अलग अलग रियासतें थीं वो राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो अपनी रक्षा की रखा, किंतु बाद में इसका परिणाम क्या हुआ, उन्हें शक्तिहीन कर दिया, जिससे मन में उनके आक्रोश व्याप्त हुआ और ये भी इस घटना का प्रमुख कारण बना, हड़प नीति, सहायक संधि। इसके बाद अगर राजनीतिक कारणों में देखें तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया हुआ सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में आया था, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं किस किस कार्यकाल में हुआ था, तो फिर भी मैं बता दूं यहाँ पे आपको लॉर्ड कैनिंग। शॉर्ट समराइज नोट्स हैं, बेस्ट हैं ये, और पूरी तरीके से प्रश्नों को कवर करेंगे हम, पूर्णतः परीक्षा को कवर करते चल रहे हैं। और मैं फिर बता दूं हमारा दायरा है वो है प्रतियोगी परीक्षाओं को अच्छे से
सॉल्व करना और सफल होना। तो लॉर्ड कैनिंग है। इसमें यह हुआ था कि इस 1856 के अधिनियम के बाद से ब्रिटिश सेना में जो भी भारतीय सैनिक सम्मिलित किए जाएंगे उन्हें सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था, न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वहां पर भी उनको भेज सकते थे। लिहाजा भारतीयों में इस बात को लेकर के रोष पैदा हुआ, क्योंकि भारतीयों को लगा कि ये कहीं भेजेंगे और तत्कालीन समय में समुद्र यात्रा पार करना या समुद्र यात्रा करना ये धर्म के खिलाफ था। तो लोगों को लगा कि ये गलत है। लिहाजा इस नियम ने भी कहीं ना कहीं सैनिकों के मन में एक जो रोष था या आक्रोश था वो व्याप्त किया, जिसका प्रमुख कारण माना जाता है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हड़प नीति, सहायक संधि और सामान्य सेना भर्ती अधिनियम ये वो ऐसे कारण हैं जिन्होंने इस क्रांति को हवा दी या हम कहते हैं क्रांति को सुलगने में सहायता की। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके देखते हैं आर्थिक पक्ष, यानी कि आर्थिक कारण। कौन कौन से ऐसे आर्थिक कारण थे जिस वजह से न केवल नवाब और राजा बल्कि आम जनमानस ने भी इसमें हिस्सा लिया था सैनिकों सहित। तो देखते हैं इसका आर्थिक पक्ष। आर्थिक कारणों में सबसे पहला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भारत का आर्थिक शोषण। तो सीधा आप यहां तैयार रखेंगे इसमें आर्थिक शोषण। जिस तरीके से ब्रिटिश या कंपनी यहाँ अपना व्यापार करती थी वह भारतीय या पूरे जनमानस का शोषण ही था एकमात्र से देखा जाए तो। होता क्या था कि भारत में निर्मित माल और ब्रिटेन में निर्मित माल दोनों में ही कर की बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात आयात और निर्यात कर में बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आयात व निर्यात कर में भिन्नता। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, आयात कर से मतलब ऐसा होता है कि जब कहीं बाहर से हम कोई सामान लेते हैं तो उस पर लगने वाला जो टैक्स से बोलते हैं आयात कर, और अपने यहाँ से जब हम कोई सामान बाहर भेजते हैं किसी और देश में तो उसे बोलते हैं निर्यात कर। तो अंग्रेज करते क्या थे कि जो उनके यहाँ बनता था सामान उसे जब वो हिंदुस्तान में लेके आते थे तो उस पर जो है अपने यहाँ वो निर्यात कर कम रखते थे और भारत में उस पर आयात कर बहुत कम रखते थे, ताकि वो सस्ता हो और भारतीय उसे इस्तेमाल कर सकें, उसे खरीद सकें, ताकि उनका सामान खूब से खूब ज़्यादा सेल हो। और करते क्या थे, वो जो सामान भारत में बनता था उस पर वो निर्यात कर इतना ज्यादा लगा देते थे कि वो यहां से ही इतना महंगा हो जाता था कि ब्रिटेन जाते जाते उसकी कीमत बहुत हाई होती थी, आसमान छूते थे उसके दाम, और लोग उसे लेते नहीं थे, पसंद नहीं करते थे, जिससे यहाँ के जो बुनकर थे, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग था उन्हें घाटा होने लगा, उन्हें नुकसान होने लगा। और भारत में जो कच्चा माल था उस पर निर्यात कर बहुत कम कर रखा था, मतलब जो रॉ मटेरियल था उस पर जो निर्यात कर था वो बहुत कम था, ताकि यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन पहुंचे वो कम से कम लागत में पहुंचे, कम से कम कीमत में पहुंचे। और इस तरीके से देखे जाए तो ये भारत का आर्थिक शोषण था जिसने इस क्रांति में चिंगारी का काम किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस क्रांति के तात्कालिक कारण के साथ साथ हमने इसमें इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण भी देख लिए। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।